सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता जो केंद्र सरकार का लॉ कमीशन का वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव है उसके बारे में है। ये प्रस्ताव देश के सामने पहली बार 2017 में रखा गया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा रखा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक समय पर ही सारे चुनाव होने चाहिए, कि केंद्र सरकार का चुनाव, राज्य सरकारों का चुनाव एक साथ होना चाहिए और फिर से 5 साल के गैप के बाद ही अगले चुनाव होने चाहिए। इस प्रस्ताव को लॉ कमीशन के सामने रखा गया और 2018 में लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट लिखी, देश के सामने प्रस्तुत करी, जहां पे वो वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को लॉ कमीशन ने अपना समर्थन दिया। दिसंबर 2022 में लॉ कमीशन ने सब राजनीतिक दलों को अपनी रिपोर्ट भेजी और सब राजनीतिक दलों से अपनी राय मांगी। आम आदमी पार्टी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर अपनी राय रखी है और आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आम आदमी पार्टी की इस पे क्या राय है हम आप सबके सामने रखने वाले। जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो जब सबसे पहले कोई भी ये बात सुनता है तो लगता है कि ठीक बात है, लॉजिकल है, क्या हर्ज है इसमें कि हमारे देश में जहाँ पे हर कुछ महीने पे कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, इसमें क्या हर्ज है कि अगर सारे चुनाव एक साथ हो जाएं तो। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को हम गहराई से जांचने जाते हैं तो कई बहुत चिंताजनक तथ्य, कई बहुत चिंताजनक सैद्धांतिक मुद्दे सामने आते हैं कि किस तरह से अगर वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हो जाए तो इस देश के लोकतंत्र को बहुत भारी झटका लगेगा। तो आम आदमी पार्टी ने लॉ कमीशन को लिख के वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है और बहुत सख्त विरोध किया है। आज हम जो हमारे विरोध के मेन मुद्दे हैं आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप भारत के संविधान को देखिए तो भारत के संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा संवैधानिक सिद्धांत है जिसको सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्य की संवैधानिक पीठ ने केशवानंद भारती केस में इस्टेब्लिश किया था कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं ला सकते हैं, आप कोई भी ऐसी पॉलिसी केंद्र सरकार द्वारा नहीं ला सकते हैं जो इस देश के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करे। और हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कई तरह की अकाउंटेबिलिटी, कई तरह की जवाबदेही बिल्ट इन होती है। लेकिन जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और आप कहते हैं कि केंद्र की सरकार का चुनाव और राज्य की सरकार का चुनाव एक समय पर होगा, तो जो लोग केंद्र में अलग पार्टी को वोट देते हैं, राज्य में अलग पार्टी को वोट देते हैं, जब चुनाव एक साथ होता है और जब प्रचार एक साथ होता है तो अलग अलग मुद्दों की बात चुनाव में करना, चुनाव में रखना और जनता के लिए इस पर निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केंद्र के चुनाव में एक पार्टी को वोट देते हैं, राज्य के चुनाव में दूसरी पार्टी को वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र की सरकार के मुद्दे अलग हैं, राज्य की सरकारों के गवर्नेंस के इश्यूज अलग हैं और ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम राज्य के मुद्दों पे एक राय रखें, केंद्र के मुद्दों पे एक दूसरी राय रखें। लेकिन जब दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो बड़ी पार्टियां होंगी, जो राष्ट्रीय पार्टियां होंगी, जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे, जो राष्ट्र के स्तर पे ज़्यादा प्रचार कर पाएंगी, वो राज्य के मुद्दों को अपने प्रचार से और अपने पैसे से दबा देंगी।
तो जो एक वोटर सोचता है कि हम अलग अलग चुनाव में अलग अलग वोट देंगे अलग अलग मुद्दों के अनुसार, जब एक समय पे चुनाव होगा तो पैसे की ताकत, प्रचार की ताकत, पार्टी के साइज की ताकत उस निर्णय पर असर डालेगी। तो ये पहली बात। तो हम ये मानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सिद्धांत का हनन होता है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि 2025 में चुनाव होना है, उसके बाद 2030 में चुनाव होना है। पर मान लीजिए कि किसी भी राज्य में या केंद्र में अगर कोई सरकार कॉन्फिडेंस खो देती है, मान लीजिए कोई कोalition की सरकार बनती है, वो कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस खो देती है, लेकिन फिर भी अगर 2 साल के अंदर अंदर कोई सरकार गिर जाती है, लेकिन फिर भी 3 साल तक चुनाव नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जनता ने फैसला लिया, हो सकता है जनता का फैसला हो हंग असेंबली का, हो सकता है कि जनता का फैसला हो हंग पार्लियामेंट का, हो सकता है कि जो पार्टियां ने एक साथ कोalition बनाया उनका जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो उसको चला नहीं पाए। तो आज की स्थिति में फिर से चुनाव होता है और जनता को फिर से फैसला लेने का अधिकार होता है कि हम अगर फिर से कोalition गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, हम किसी एक पार्टी को चुनाव जिताना चाहते हैं, हम किसी को एक तरफा मैंडेट देना चाहते हैं, जनता फिर से अपना वोट डाल के एक नई सरकार को चुन सकती है। हमने दिल्ली में भी ऐसा होते हुए देखा है कि 2013 में आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी। वो सरकार नहीं चली, वो सरकार सिर्फ 49 डेज चली। फरवरी 2015 में जब चुनाव हुआ तो उस 49 डेज की सरकार को देखते हुए दिल्ली की जनता ने एक वन साइडेड मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन इन प्लेस होता तो दिसंबर 2013 के बाद चुनाव सिर्फ दिसंबर 2018 में हो सकता था। दिल्ली की जनता का मैंडेट देने का अधिकार छिन जाता। और इस प्रस्ताव में एक बहुत खतरनाक चीज है जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कि अगर नो कॉन्फिडेंस के बाद कोई सरकार गिर जाती है तब तक वो मुख्यमंत्री या वो प्रधानमंत्री कंटिन्यू करेंगे जब तक कोई और नई सरकार नहीं बना लेता। तो नो कॉन्फिडेंस तभी माना जाएगा, सरकार तभी गिरेगी जब किसी और को मेजॉरिटी मिल जाती है। इसका ये मतलब है कि हाउस का कॉन्फिडेंस लूज करने के बावजूद सरकारें कई साल तक चल सकती हैं, क्योंकि इलेक्शन तो सिर्फ 5 साल के बाद हो सकता है। और तीसरा और सबसे खतरनाक पहलू वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का है कि अगर मान लीजिए किसी की सरकार नहीं बनती है, किसी की मेजॉरिटी नहीं आती है, तो फिर क्योंकि इलेक्शन तो सिर्फ 5 साल के बाद हो सकता है, तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कैसे चुनेंगे? तो ये प्रस्ताव है इस वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट में कि फिर जिस तरह से स्पीकर का चुनाव होता है जिसमें कोई एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होता, उसी तरह से एंटी डिफेक्शन को रद्द करते हुए किसी भी एमएलए किसी भी एमपी को डायरेक्टली मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी आज गैर कानूनी गैर संवैधानिक तरीके से ऑपरेशन लोटस करती है, विधायकों को खरीदती और बेचती है, वो वन नेशन वन इलेक्शन में एक कानूनी और संवैधानिक तरीका हो जाएगा, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ खत्म होकर किसी भी पार्टी का विधायक, किसी भी पार्टी का सांसद
किसी दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री या किसी दूसरी पार्टी के प्रधानमंत्री के लिए वोट कर सकता है। ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक बात है और हम इन्हीं कारणों से वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा तो ये भी सवाल है कि ये प्रस्ताव लाया क्यों जा रहा है। बार बार एक ही चीज बोली जाती है कि इलेक्शंस में बहुत खर्चा होता है, इलेक्शंस बहुत महंगा एक प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हम वन नेशन वन इलेक्शन को लेके आ रहे हैं। 2019 के जनरल इलेक्शन में 9,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। तो अगर हम ये माने कि स्टेट का इलेक्शंस करवाने में भी अक्रॉस द कंट्री उतना ही पैसा खर्च होता है, दोनों इलेक्शंस अगर साइमल्टेनियसली कराएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, ज़्यादा ईवीएम्स लगेंगी, ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो हम मान लें कि 9,000 का 50% तो खर्च हो ही जाएगा। तो कुल मिला के 5 साल में 5,000 करोड़ रुपया बचाने के लिए, यानी 1 साल में 1,000 करोड़ रुपए का खर्च बचाने के लिए हमारे देश के लोकतंत्र को, हमारे देश के जनता के शासन को आज खतरे में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी इस वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करती है। ये गैर संवैधानिक है और ये लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। अब मैं चाहूंगी कि जैस्मिन शाह जी थोड़ा डिटेल में इस बात को और समझाएं। जैसा कि आतिशी जी ने बताया कि ये प्रस्ताव जो है वन नेशन वन इलेक्शन का, कई सालों से इसके ऊपर थोड़ी चर्चा हो रही है। हर 1-2 साल में प्रधानमंत्री जी या भाजपा इसका जिक्र करती है और 2018 में जब लॉ कमीशन ने 175 पेज की जब रिपोर्ट बाहर निकाली तो काफ़ी एनालिसिस करके उन्होंने अपनी राय रखी कि हम इसका समर्थन करते हैं। जब आम आदमी पार्टी ने इस पूरे प्रस्ताव का डिटेल्ड एनालिसिस किया, हमने खुले मन से एनालिसिस किया, हमने ये सवाल पूछा कि क्या देश का इससे फ़ायदा होगा, तो हम ज़रूर इसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब बारीकी से आप इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं कि इस आइडिया को आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में दिक्कतें आती हैं, सरकारें गिरती हैं, बनती हैं, और ये 75 साल से हम देखते आ रहे हैं कि भारत की डेमोक्रेसी को अभी तक चैलेंज नहीं कर पाए हैं। इंटरनेशनली लोग कहते रहे कि नहीं, भारत में डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, ये तो सरकारें ही नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो शक्ति और जो ताकत हमारे संविधान में है, उन्होंने हमको 75 साल तक मजबूत रखा है। तो हमने ये स्टडी किया कि इसमें क्या क्या अच्छी या खराब चीज़ें हैं। जो पहली चीज़ आतिशी जी ने कही, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, किसी भी सरकार को ये राइट है पूरी तरह से कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सको, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर का एक जो सिद्धांत है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। ये जो पूरी किवायत करी जा रही है इस प्रस्ताव के थ्रू, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को बदल के आप एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस लाना चाह रहे हो, और ये बड़ा खतरनाक और बड़ी चीज़ है। ये देश के लोगों को समझना होगा। हमें याद होगा कि जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने सालों डिबेट्स किए थे, सारे ये रिकॉर्ड्स पे हैं। तब एक बहुत ही अहम बात बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कही थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट 17 सितंबर 1949 को उन्होंने एक बात कही थी जो मैं दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, Our constitution must not be a dictatorship, but must be a constitution in which there is a parliamentary democracy, where government is all the time on the anvil, so to say, on its trial, responsible to the people, responsible to the judiciary. Then I have no hesitation in saying that the principles embodied in the constitution are as good, if not better, than the principles embodied in any other constitution. उन्होंने दावे के साथ कहा था कि हम जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस लाना चाह रहे हैं, उसका एक मूल्य सिद्धांत है कि गवर्नमेंट 5 साल में एक बार अकाउंटेबल नहीं होगी, 5 साल के हर एक दिन वो जनता के प्रति अकाउंटेबल होगी। और वो अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है? जब आपका लेजिस्लेचर यानी लोकसभा केंद्र में या तो फिर स्टेट असेंबली, आपको अगर मेजॉरिटी वोट्स मिलेंगे तभी आपकी सरकार चलेगी। और
इसलिए हमारे जो जिन्होंने संविधान लिखा था, फाउंडिंग फादर्स ने, उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना जरूरी है, ना कि केवल स्टेबल होना। अगर केवल ये कहना कि नहीं गवर्नमेंट स्टेबिलिटी इज ऑल इंपॉर्टेंट लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब नहीं रहता है। तो ये जो पूरी एक आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन से, कहीं ना कहीं इसको सैद्धांतिक रूप से ये अपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को वीकन करती है। दूसरी बात भी हमने जो कही कि ना केवल कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो फंडामेंटल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें लोगों के हाथ में ताकत होनी चाहिए कि अगर आपका कॉन्फिडेंस चुनी हुई सरकार में खत्म हो जाता है तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, एमएलएज या एमपीज के थ्रू सरकार को गिरा सकते हो। लेकिन इस पूरे प्रस्ताव में ये जो कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो आतिशी जी ने बात रखी का जो आइडिया है वो बहुत ही चिंताजनक आइडिया है। और ये कहता है कि अगर आपकी जब सरकार बननी थी तब तो बन गई, लेकिन बीच में अगर आपके अलायंस पार्टनर या फिर आपके कुछ एमएलएज आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, मेनली जब अलायंस कोलिशन गवर्नमेंट टूटती है, फिर भी वही सीएम और पीएम बना रहेगा। अब ये आप इसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी समझिए कि चुना हुआ सीएम या पीएम रूल कर रहा है, लेकिन मेजॉरिटी एमपीज और एमएलएज आपके प्रस्ताव को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपका बजट कैसे पास होगा? आपके मेजर बिल्स हैं, मेजर एक्ट्स है, जो भी आपको करना है लेजिस्लेचर का काम, वो कैसे होगा? इन मुद्दों पर कहीं कोई चर्चा नहीं है और इसलिए ये एक हिसाब से लग रहा है कि इसको इतना डिटेल एनालिसिस नहीं किया गया जितना करना चाहिए था। और आखिरी चीज़ जो बहुत ही चिंताजनक है कि इस पूरे प्रस्ताव के थ्रू जो एक हम देश में देख रहे हैं पिछले 5-7 सालों में, जब से भाजपा की सरकार केंद्र में है, कि खुले आम एमएलएज का बेचना खरीदना को जो ऑलमोस्ट लेजिटिमाइज किया जा चुका है ऑपरेशन लोटस के थ्रू, अब आप कह रहे हो कि नहीं हम उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंप ऑफ अप्रूवल देंगे, हम इसको अलाउ करेंगे, हम इसको एनकरेज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के कि जिस दिन आपको पीएम या सीएम चुनना हो वो स्पीकर ऑफ द हाउस के फॉर्मूले पे चूज किया जाएगा, वो कोई भी इसमें किसी भी पक्ष के लिए वोट कर सकता है। हम सारे जानते हैं कि इस देश में सबसे अमीर पार्टी कौन है। पिछले 2 साल का केवल हम आंकड़े देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो डिस्क्लोजर्स होते हैं, पार्टी के पास कितना चंदा इकट्ठा होता है, 3/4 चंदा सारी पार्टियों को मिलकर 3/4 चंदा केवल भाजपा के पास आता है। हमें पता है कि ईडी, सीबीआई, देश की तमाम जो एजेंसियां हैं वो विरोधियों पर डाली जाती है। कई सारे एमएलए एमपी तो केवल इसी डर से भाजपा को सपोर्ट कर लेते हैं कि नहीं हमारे पीछे ईडी सीबीआई को ये लोग छोड़ देंगे। तो आप लेजिटिमाइज करके क्लियर है कि ये किस पार्टी को बेनिफिट होने वाला है अगर आप इस फॉर्मूला में वन नेशन वन इलेक्शन लाते हो। तो यही सारे तमाम तर्क हमने अपने रिस्पॉन्स में रखे हैं। जो 12 पन्ने का डिटेल रिस्पॉन्स आम आदमी पार्टी ने लॉ कमीशन को सबमिट किया है, वो उसकी कॉपी भी हम मीडिया को देंगे। उसमें कई और तर्क दिए हैं, लेकिन जो 3-4 मुख्य तर्क है आज हमने आपके समक्ष रखे हैं। थैंक यू। Agreeing to make certain amendments to the current way the plan it is to go ahead with it. See, in principle, हम वन नेशन वन इलेक्शन के चुनाव सिर्फ 5 साल में एक बार होगा, इस प्रस्ताव से हम सहमत नहीं हैं। क्योंकि अगर कोई सरकार अपना कॉन्फिडेंस, अपनी मेजॉरिटी खो देती है, तो फिर लोकतंत्र का सिद्धांत ये कहता है कि जनता को फिर से चुनने का अधिकार है। देखिए, लोकतंत्र में 5 साल सैक्रोसैंक्ट नहीं है कि 5 साल के लिए ही सरकार चुनी जानी है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि ये जनता का शासन है, कि जनता को चुनने का अधिकार है। अगर किसी कारणवश जनता की चुनी हुई सरकार नहीं चली तो फिर जनता को ही चुनने का अधिकार है। अगर हम किसी विधायक को चुन के भेजते हैं और उसके पास एक खुला मंच है कि वो किसी को भी चुन के भेज दे, तो फिर तो ये जनता की, जिसने एक सिद्धांत पर, एक पार्टी पर, एक प्लेटफॉर्म पर वोट दिया, ये तो सरासर लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ होगा। तो हम इन प्रिंसिपल इस आइडिया का विरोध कर रहे हैं कि चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार हो सकता है। बाकी अगर कोई अमेंडेड प्रस्ताव जो हमें लगता है जो
कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर के अनुरूप हो और लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप हो तो हम उसे फिर से एग्जामिन करने को तैयार हैं। थैंक यू।